हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं जुलाई मंथ के। अब तक हमने जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के थे उनका रिवीजन करने वाले हैं कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है और इसमें जो टॉप कंट्री है वह कौन सी रही है, तो यह आइसलैंड रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। दोस्तों इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को खत्म करने में 132 साल लगेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड ने सूचकांक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उसके बाद दोस्तों फिनलैंड दूसरे पे है, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पर न्यूजीलैंड और पांचवें स्थान पर स्वीडन का स्थान रहा है। मैं आपको बता दूं जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसे जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो यह 16वां संस्करण आयोजित किया है। याद रखना दोस्तों, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो यह आइसलैंड रहा है। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्किल इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। दोस्तों यहाँ मनाई गई है 15 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो स्किल इंडिया मिशन जिसका उद्देश्य है दोस्तों बेहतर आजीविका सुरक्षित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्किल इंडिया मिशन है इसे दोस्तों कौशल विकास मिशन के नाम से भी जाना जाता है। स्किल इंडिया मिशन की अगर शुरुआत की बात करें तो यह 2015 में की गई थी। याद रखना है स्किल इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, तो यह 15 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मैक्सिको देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मैक्सिको के जो पूर्व राष्ट्रपति थे लुइस एचोवेरिया अल्वारेज, जिनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। और आप देख सकते हो ये है लुइस एचोवेरिया अल्वारेज। दोस्तों यह मैक्सिको के 97वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1970 से 1976 तक था। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका या यूएसएसआर का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, इसलिए दोस्तों यह चर्चा में रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिको देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचोवेरिया अल्वारेज का दोस्तों निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब UIDAI कौन है। तो दोस्तों ये जो UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CO याद रखना सौरभ गर्ग है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मतलब UIDAI ने आधार फेस RD नामक एक नए मोबाइल ऐप के माध्यम से एक चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो UIDAI है इसका फुल फॉर्म याद रखना यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके CO दोस्तों सौरभ गर्ग है। और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सौरभ गर्ग, जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CO है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। तो इसके लेखक है दोस्तों विश्वनाथ आनंद और सुशासन नीनन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। दोस्तों पुस्तक के जो शीर्षक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ है, इसके लेखक कौन है, तो पत्रकार सुशासन नीनन और इसके साथ आनंद मतलब ये जो विश्वनाथ आनंद है इन्होंने दोस्तों इसे लिखा है। विश्वनाथ आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। इनको दोस्तों 2007 में पद्म विभूषण से, 2001 में पद्म भूषण से और 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना कि माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक जिसे दोस्तों 15 जुलाई को जारी किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3
विश्वनाथ आनंद और सुशासन निनन ने दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में जो बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त हैं वह मोहम्मद मुफ्तजिर रहमान को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, मोहम्मद मुफ्तजिर रहमान दोस्तों भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं और इन्होंने मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है। याद रखना दोस्तों, इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बने हैं भारत में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। दोस्तों ये जो अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने दोस्तों कुल 22 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में दोस्तों पुरुष और महिला कुश्ती दोनों में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही है, जबकि पुरुषों की ग्रीको रोमन प्रतिस्पर्धा में 5वें स्थान पर रही है। मैं आपको बता दूं फ्री स्टाइल प्रतियोगिता शीर्ष में जो 3 देश है उसमें पहला ईरान का, दूसरा हमारे देश भारत का और तीसरा कजाकिस्तान का है। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है दोस्तों वह मनामा बहरीन में किया गया है। याद रखना कि अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों, तो 22 पदक जीते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके नए एमडी और सीईओ है वह आशीष कुमार चौहान बने हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है आशीष कुमार जी चौहान, जो कि दोस्तों एनएसई के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आशीष चौहान वर्तमान में दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ है और इनका जो कार्यकाल है वह नवंबर 2022 में समाप्त होगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है और स्थापना 1992 में की गई है। तो याद रखना है आपको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, तो यह आशीष कुमार चौहान। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आशीष कुमार जी चौहान, जो कि नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे जो अच्छा संस्थान है वह कौन सा है। तो दोस्तों इस रैंकिंग में जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान की अगर बात करें तो यह IIT मद्रास है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों IIT मद्रास किस तरीके का दिखता है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मतलब NIRF रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया है। दोस्तों IIT मद्रास ने चौथे वर्ष भी ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा है। यहीं पे हम दोस्तों आपको बता दें कि एम्स दिल्ली भारत का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, जबकि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु सबसे अच्छा लॉ स्कूल है। मैं आपको बता दूं कि IIM अगर हम बात करें IIM की तो IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट श्रेणी में दोस्तों शीर्ष स्थान पर रखता है। वहीं IISc बेंगलुरु ने दोस्तों यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों IIT मद्रास सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है और जामिया हमदर्द सबसे अच्छा फार्मेसी कॉलेज है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए दोस्तों NIRF रैंकिंग से, जो आपको याद रखना है। याद रखना कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार दोस्तों भारत में जो उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान ओवरऑल बात करें तो यह IIT मद्रास है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस
2022 कब मनाया गया है? दोस्तों ये जो इंटरनेशनल जस्टिस डे 2022 है, यह मनाया गया है 17 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। दोस्तों हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के समर्थन के लिए जागरूक और एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 की थीम की, तो ये क्या है? तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। याद रखना इस वर्ष की थीम क्या है? तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यह इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है। याद रखना है 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है शिंजो आबे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दोस्तों एक चुनावी रैली में भाषण देते हुए इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान की सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जापान के सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का फैसला किया है। पुरस्कार दोस्तों प्राप्त करने वाले यह चौथे प्रधानमंत्री है। इससे पहले शिगेरू योशिदा, इसाकू सातो और यामोहिरो नाकासोन को यह पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह दोस्तों कि शिंजो आबे को 2021 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। याद रखना है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड शिंजो आबे। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसे शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी यह घोषित किया है वाराणसी को, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। दोस्तों भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक झांकी प्रस्तुत करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को वर्ष 2022 के लिए शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अब ये जो शंघाई सहयोग संगठन है, इससे जुड़े देश के पर्यटकों का भी आगमन यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन की। तो मैं आपको बता दूं, शंघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना है दोस्तों वह 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों व्लादिमीर नोरोव और मैं आपको बता दूं इसके महासचिव झांग मिंग है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश है वो कौन कौन से हैं? तो यह भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान है। याद रखना दोस्तों यह सदस्य देश है शंघाई सहयोग संगठन के। तो याद रखना आपको कि वाराणसी उत्तर प्रदेश को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एनडीए के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनडीए ने जो अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वह किसे चुना है? तो यह चुना है जगदीप धनखड़ को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जगदीप धनखड़। यहीं पे दोस्तों विपक्ष ने जो अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह किसे चुना है? तो यह मार्गरेट अल्वा को चुना है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मार्गरेट अल्वा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड जगदीप धनखड़। दोस्तों एनडीए ने राजस्थान के झुंझुनू जिले से आने वाले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होगा और इस पद के लिए यदि उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ तो इसी दिन दोस्तों मतों की गणना भी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो विपक्ष के उम्मीदवार है दोस्तों उनका नाम याद रखना दोस्तों क्या है? तो याद रखना मार्गरेट अल्वा है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मार्गरेट अल्वा। यहाँ पे हम एक एक करके सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं
जगदीप धनखड़ जी की। तो यह पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं। यहाँ पे दोस्तों एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ये जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए के जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को दोस्तों भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है दोस्तों, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा 17 जुलाई को दिया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने स्वीकार कर लिया था। और मणिपुर के जो राज्यपाल है दोस्तों ला गणेशन को दोस्तों पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें विपक्ष के उम्मीदवार की, जिनका नाम है मार्गरेट अल्वा। यह दोस्तों राजस्थान की पूर्व राज्यपाल है। यहीं पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव तो अब संपन्न हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। वहीं दोस्तों विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि भारत देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत देश की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है यह द्रौपदी मुर्मू बन गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों अभी तक इन्हें ऑफिशियल राष्ट्रपति घोषित नहीं किया है, लेकिन अभी तक जितने नतीजे हैं तौर पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों भारत देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हमारे देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और इन्होंने यशवंत सिन्हा को चुनाव में हराया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपपति चुनाव में विपक्ष के जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा इनको हराया है। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है वह 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और यह दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का स्थान लेने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति है इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 से 62 के बीच राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में दोस्तों पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यहाँ पे हम बात करें विश्व शतरंज दिवस 2022 की थीम क्या है, तो यह दोस्तों वुमेन इन चेस, ये आपको याद रखना है। इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों, तो वुमेन इन चेस इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस 2022 मनाया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह नियुक्त किया है इन्हें यूपीएससी के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं राज शुक्ला की। तो सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को भारतीय सेना में 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है और उन्हें 2021 में, याद रखना दोस्तों, उन्हें 2021 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। राज शुक्ला को दोस्तों आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे याद रखना है आपको कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में दोस्तों राज शुक्ला को नियुक्त किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की। तो दोस्तों इसको डिटेल में समझ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी है। मैं आपको बता दूं यूपीएससी की जो स्थापना है वह 1926 अक्टूबर में हुई थी। दोस्तों यूपीएससी से जो संबंधित आर्टिकल है उसकी बात कर लेता हूं। तो अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्य हेतु लोक सेवा आयोग का गठन करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का दोस्तों कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक पद पर रह सकता है। तो
तो याद रखना दोस्तों, यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा यूपीएससी से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बेन स्टोक है यह क्रिकेटर है इंग्लैंड के। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है बेन स्टोक। मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों स्टोक्स ने अब तक 104 ओडीआई मैच खेले थे। स्टोक 2019 में दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2011 में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया था। तो याद रखना दोस्तों आपको कि बेन स्टोक का जो संबंध है वह किस देश से है? तो इंग्लैंड देश से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह मनोज कुमार बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने दोस्तों विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं ग्रामोद्योग आयोग की, मतलब KVIC की। KVIC का यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये आपको याद रखना है। दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना है वह 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। याद रखना आपको खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह मनोज कुमार बन गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की है राजस्थान राज्य में। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डिजिटल लोक अदालत का जो उद्घाटन है वह 18वें अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा किया गया है। मैं आपको बता दूं कि मुकदमों के दबाव को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में अब तक के हर मामलों को सुलझाने में लगभग 324 साल लगेंगे। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि राजस्थान राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है? तो याद रखना अशोक गहलोत जी है और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि श्रीलंका देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मैं आपको बता दूं श्रीलंका देश के जो नए राष्ट्रपति है वह रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। मैं आपको बता दूं दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका की संसद में हुए दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में 225 संसदीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे को दोस्तों 134 वोट मिले हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने गोदबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें श्रीलंका देश की, तो दोस्तों श्रीलंका देश स्थित है एशिया महाद्वीप में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धने कोटे है। मैं आपको बता दूं श्रीलंका की मुद्रा दोस्तों रुपया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी स्टेट अलग करती है? तो याद रखना पाक स्टेट, मतलब पाक जलडमरू दोस्तों इसे भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 रानिल विक्रमसिंघे। यह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए।